16(1) में क्या करते, अच्छा पहले ये समझिए कि आर्टिकल 16 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह व्यक्तियों यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब 16(1) क्या कहता है, लोक नियोजन में या सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, यानी राज्य जो है ना वो सबको एक समान मानेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के साथ भी भर्ती में हो, चाहे छुट्टी देने में हो, चाहे उसका प्रमोशन करने में हो, चाहे उसको पेंशन देने में हो, कहीं भेदभाव नहीं करेगा। बस लोक नियोजन में इसी को कहते हैं अवसर की समानता होगी, ये संविधान में है। साथ ही 16(2) में क्या लिखा है कि इन्हीं 7 आधारों पे, जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, साथ ही इसमें जोड़ दिया उद्भव और निवास स्थान, उसके कारण किसी को अपात्र नहीं मानेगा। ये नहीं मानेगा कि भैया तुम तमिलनाडु में पैदा हुआ हो कि केरल में कि गुजरात में कि कहाँ पे पैदा हुआ, उसके साथ अपात्र नहीं मानेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर ये नहीं है कि भैया हम यहाँ पे खाली हिंदू को रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, या फिर मुस्लिम को रखेंगे, हिंदू को नहीं रखेंगे। मूल वंश क्या है, मूल वंश माने कौन से वंश का हो, वंश माने बहुत इतिहास का है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, न राज्य करेगा न व्यक्ति करेगा। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे वंश रहे जो अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, जैसे सिंधिया का वंश जो रहा है अभी जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके जो खानदान रहे अंग्रेजों के बड़े भक्त थे, लेकिन क्या उसके आधार पर इतिहास पढ़ कर आप उनके साथ भेदभाव करिएगा। चाहे दरभंगा महाराज है बिहार के, वो दरभंगा महाराज 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, वह लठैत मुहैया कराता था, किसानों को लाठी से पिटवा देता था, लेकिन उनके पूर्वज वो करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके आने वाले अभी जो चल रहा है उनके खानदान के साथ भेदभाव करिए, तो भेदभाव नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें लिख दिया गया है कि किसी भी धर्म, मूल वंश या जाति के आधार पे, ये बड़ जाति छोट जाति ये सब जो करते रहते हैं ना तथाकथित, कभी कभी होता है कि जाति का कीड़ा काटता है तो लोग जो है दूसरे चीज को भूल जाते हैं। साथ ही साथ लिंग के आधार पे नहीं कि किसी महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं, महिलाओं कहेंगे कि नहीं उसको दबा के रखेंगे। मीटिंग सीटिंग में देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। कानूनी रूप से पकड़े गए भाई साहब तो आपको सजा तक मिल सकती है। इसलिए लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है, जन्म उद्भव के आधार पर नहीं होगा, निवास स्थान के आधार पर नहीं। ये आर्टिकल 16(2) में है। लेकिन 16(3) क्या कहता है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कौन? संसद कानून बना के। इसी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि बहुत सारे राज्य क्या किए हैं, अपने लोगों को विशेष सुविधा दे करके उसको रखे हुए हैं। जैसे क्या करते हैं कि भाई नौकरी में हम निकालेंगे 90% हम अपने राज्य का लेंगे, 10% हम बाहर का लेंगे। तो ये भेदभाव किया जा सकता है, यह संविधान सम्मत है, क्योंकि विशेष आवश्यकता होती है उस चीज का कि उस राज्य के निवासियों को उसमें प्रायोरिटी दे, इसके आधार पर कर सकता है। तो तमाम स्टेटों ने किया हुआ है, अपने यहाँ के निवासियों को वो ज्यादा तरजीह देते हैं। तो उसी तरह से 16(4) को देखिए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या लिखा है, नौकरी में पिछड़े वर्गों जैसे SC ST या OBC है उसको आरक्षण मिलेगा। ये देखिए इसमें आरक्षण की बात स्पष्ट रूप से बोलता है 16(4। आरक्षण है क्या? एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं लेकिन समाज के भलाई के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जानबूझ करके किसी के साथ आप जातिवाद कर देते हैं, है ना, किसी के साथ छुआछूत कर देते हैं, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यहाँ तो देखा गया कि मुख्यमंत्री भी एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए, जब पूजा करके लौटे तो वहाँ के जो पंडित था उसने उसको पवित्र करने के लिए उसको फिर गंगा जल से धोया, उसको पवित्र किया। देखिए ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इस तरह से करने पर कानूनन जुर्म है, आपको पकड़ा जा सकता है, जेल जा सकते हैं। लेकिन आरक्षण को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना गया है कि निचले तबकों को ऊपर उठाना है। भाई साहब देखिए, आरक्षण के लिए जो होता है ना, आरक्षण मिलता किस आधार पे है? आप जानते हैं कि जाति के आधार पे मिलता है, और आजकल तो EWS को मिल गया। तो आप एक तरह से देखें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक आधार पर भी मिल गया है। OBC में भी एक आरक्षण जो मिलता है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। 8 लाख से ज्यादा रुपया जो कमाते हैं ना वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनके परिवार के लोग। अगर 8 लाख से ज्यादा कमाते उनको नहीं मिलेगा आरक्षण, उनको क्रीमी लेयर माना जाता है। उसी तरह से EWS में भी है, 8 लाख से ऊपर जो कमाएंगे उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो 8 लाख से कम कमाते हैं सालाना, जिनका इनकम है परिवार का, तो वो उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन माना जाएगा और उनको आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण उनको मिला हुआ है। तो जाति ही खत्म कर दिया, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। अब जाति आप खत्म करेंगे नहीं और आरक्षण खाली खत्म करना चाहते हैं तो कैसे होगा? आप जाति का भी मजा लीजिएगा, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए तो कैसे होगा? आप दोनों खत्म कर दीजिए, आरक्षण रहेगा ही नहीं जब जाति आप खत्म कर दीजिएगा, तो भेदभाव ही नहीं रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या जरूरत है आरक्षण को लाने का? अब देखिए आप 16(5) को देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है
अच्छा, 16(4) में एक बात और है कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए नौकरी में। नौकरी में अगर उस जाति के लोग बहुत पहले से ही हैं और खूब अच्छा उसका प्रतिनिधित्व है, जैसे ओबीसी का है, तो ओबीसी को नहीं मिलेगा फिर। लेकिन अभी तक उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी को अभी तक आरक्षण मिल रहा है। अब देखिए 16(5) में देखिए, इसमें है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति का नियोजन हो सकता है, यह भेदभाव नहीं होगा। मान लेते हैं कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है तो मुस्लिमों को ही रखेगा उसमें, चाहे कोई हिंदू के आधार पर कोई धार्मिक संस्था बना रखा, कोई मठ है तो उसमें हिंदू को ही रखेगा, कोई जरूरी तो नहीं पारसी को उसमें जबरदस्ती रखेगा, तो वहां पे कर सकता है। ये एक प्रकार से इसमें इसको भेदभाव नहीं माना जाता है, 16(5) में है ये। लेकिन 16(6) में क्या है, एक नया नया आर्टिकल जोड़ा गया है, 16 के क्लॉज 6 जोड़ दिया गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की बातें हैं। इसमें 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको मान करके 103वां संविधान संशोधन करके इसको इसमें डाल दिया गया है। तो ये नया नया रिसेंट है, इसलिए इसको याद रखे रहिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप आर्टिकल 16 को भी समझ गए। अब आप आर्टिकल 17 को समझिए। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ कि अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। जैसे ही संविधान लागू हुआ अस्पृश्यता खत्म हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करता है, अनटचेबिलिटी वाला कि आप छुआ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर उस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उस तरह के घृणित कार्य करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको कानूनी रूप से दोषी ठहराया जाएगा। इसके लिए 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। उसको और सख्त कर दिया गया 1989 में, और 1976 में उसका नाम बदल करके कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। देखिए, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम देश में इतने दिन के बाद भी स्वतंत्रता का हम कब को प्राप्त कर लिए, उसके बाद भी 2022 चल रहा है और उसमें भी कुछ लोग आज भी अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार करते हैं। गांव में तो खूब मिलता है, शहर में बहुत कम मिलता है। गांव में आज भी जब हम लोग भोज खाते हैं तो देखते हैं कि जिसको छोटा जात समझा जाता है उसको अलग लाइन में बैठा देते हैं और वहां उसको नीचे बैठा देते हैं, वहां पे उसको अनटचेबिलिटी उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो अनटचेबिलिटी का व्यवहार करना संविधान में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चाहे वह राज्य हो चाहे वह व्यक्ति हो। राज्य भी ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसा व्यवस्था करेगा कि लोग अनटचेबिलिटी का व्यवहार न करें। और हर एक व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का भी अधिकार है, निजी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह की अछूत वाला जो परंपरा है उसका वह अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरजोर उसका विरोध करे और एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आगे आए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अपना फर्ज जो है वह निभाए। तो इस तरह से चीजें। अब देखिए, पूजा स्थल पे किसी को पूजा नहीं करने दे रहे हैं। आपको हम बताए थे ना, एक मुख्यमंत्री जब गया था पूजा करने के लिए, तो पूजा करने के बाद उस मंदिर को धो दिया गया। तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ पूजा स्थल पर रोक नहीं सकते हैं किसी को, आप सार्वजनिक स्थल पर किसी को घूमने से रोक नहीं सकते हैं। कहेंगे अरे तुम फलना जात का है, छोटका जात का है, तुम यहाँ घूमेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भी, व्यापार में भेदभाव नहीं है, किसी के होटल में जाने से ये नहीं है। हाँ, अगर आप पुस्तक भी लिखते हैं, कहीं फिलोसफी देते हैं, कहीं पे भाषण मारते हैं, जहां अनटचेबिलिटी की बात होती है उसको आप सही ठहराते हैं, वहां भी आप दोषी हो जाएंगे। आप ना पुस्तक में उसको सही ठहरा सकते हैं, ना चौक चौराहे पे पान खा के जो बोलते रहते हैं ना, छोटका जात बड़का जात, उसको गाली वाली, वो भी नहीं कर सकते। अगर वो आप करते हुए पाए गए तो आपको सजा मिल जाएगी। और वैसे भी अगर आप सच्चे नागरिक होंगे इस देश का तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं अनटचेबिलिटी का। तो अभी आप इसको समझ गए। अब आप आर्टिकल 18 को समझिए, उपाधियों का अंत, यानी ओबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब है कि जब अंग्रेज थे हमारे देश में तब वो लोग बहुत सारी उपाधि दिया करते थे, जैसे नाइटहुड का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है, राय बहादुर का उपाधि, और राय का उपाधि, सर का उपाधि मिलता था, है ना, महाराज का उपाधि मिलता था, महाराजा धीराज का उपाधि मिलता था, रजिया, सुल्तान, इस तरह से बड़े बड़ी उपाधियां मिलती थी। तो जब संविधान लागू हुआ तब कहा गया कि इस तरह की उपाधि नहीं मिलेगा, क्योंकि यह भेदभाव पैदा करता है और हमको एक समानता स्थापित करना है देश में, और ये आदमी को कुछ विशेष बना देता है, इसीलिए इसको अंत हो जाना चाहिए। तो इसका अंत कर दिया। कोई भी भारत का नागरिक विदेशी से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, तो अगर भारत का नागरिक है तो। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई विदेशी है और भारत में नौकरी कर रहा है और उसको उसके देश वाले लोग उसको कुछ देना चाह रहे हैं उपाधि के रूप में, तो वह उसको ग्रहण तब करेगा जब राष्ट्रपति से अनुमति वो ले लेगा। राष्ट्रपति अगर कहेगा ले लीजिए तभी लेगा। जैसे आपको पता होगा कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, निशाने पाकिस्तान, उसके लिए भी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ता है, तभी वो कहीं पे ले सकते हैं। ऐसे भी ये लोग जो बड़े लोग हैं, ये लोग तो पहले ही ना राष्ट्रपति से अनुमति ले लेते हैं, तभी ना वो उनको
ग्रहण करना रहता है, तभी जाकर के वो विदेशी से कोई भी उपाधि लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेशनल अवार्ड की बात है, तो नेशनल अवार्ड जो है जैसे कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, इसको आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह उसको उपाधि नहीं माना गया है, उसको सिर्फ एक सम्मान माना गया है। कहा गया है कि यह एक प्रकार का पुरस्कार है, एक प्रकार का सम्मान है जो उस व्यक्ति को मिलता है, इसलिए इसको उपाधि नहीं माना गया है। लेकिन हाँ, इसमें यह चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसको नेशनल अवार्ड मिला है तो उसमें जैसे पद्मश्री मिल गया तो ये नहीं कह सकता है कि पद्मश्री श्याम कुमार, तो पद्मश्री नहीं लगा सकता है। वो अपने नाम के पहले टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। या फिर जैसे हमको मिल जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते पद्म विभूषण डॉक्टर जे सिंह, ये नहीं कह सकते हैं।